से महामहिम को विशेष प्रणाम। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के इस त्रिवेणी संगम पर आपका यह आगमन उसी दौर की याद दिलाता है जब 1932 में सिख शासन स्वामी केशवानंद जी पधारे। और अभी जो बच्चे ये तख्तियाँ लेकर खड़े थे वो ये कह रहे थे कि कर्मयोगी सिख शासन स्वामी केशवानंद जी की तपोस्थली को पुनः जागृत करें। मैं आप सभी को और सर्व समाज के जो मुखिया लोग यहाँ आए हैं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, 3 राज्यों का सांस्कृतिक संगम संगरिया, मरुधर और पंचनद और घग्गर दरिया के दुआबे में बसा चौधरी बहादुर सिंह भोमिया ठाकुर गोपाल सिंह ने 100 साल पहले जाट एंग्लो वैदिक स्कूल संगरिया की शुरुआत स्वामी केशवानंद ने मरुस्थल सहित संयुक्त उत्तर भारत में शिक्षा की ज्योति प्रज्वलित की थी। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ सामाजिक सौहार्द और भाईचारा बहुत ज़्यादा है। तो इस पे ज़्यादा जोर न दे के मैं मूल सब्जेक्ट की तरफ आना चाहता हूँ, और वो है कि मैं गोवा चला गया, मेघालय चला गया, अब आपके बीच में खड़ा हूँ, लेकिन कश्मीर मेरा पीछा नहीं छोड़ता। मैं हर तकरीर में कश्मीर का ज़रूर जिक्र करता हूँ, चूँकि वो समय ऐतिहासिक समय था। कश्मीर में धारा 370 एक ऐसा कलंक था भारत के ऊपर कि उससे लगता ही नहीं था कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। और वहाँ के नेता इतनी बकवास करते थे, कहते थे कि इसको छुओगे तो जल जाओगे, जो इसको छुएगा बर्बाद हो जाएगा, और मोदी जी में हिम्मत है तो इसे हटा के दिखाए। मैंने वहाँ 4-6 महीने जो काम किया, उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री को कहा कि आप जब चाहे इसको हटा सकते हैं, मैं देख लूँगा। तो वहाँ महबूबा का तो ये कहना था कि खून की नदियां बह जाएंगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के पिताजी भी नहीं हटा सकते हैं। लेकिन जिस दिन ये हटी है धारा और इन तीनों मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है, उस दिन एक कुत्ता भी नहीं भौंका, एक चिड़िया भी नहीं बोली। और आपको ये जान के हैरत होगी कि मेरे पूरे कार्यकाल में मुझको एक भी राउंड गोली नहीं चलानी पड़ी। मैंने सारा काम बातचीत के जरिए और अपने इरादे के जरिए निपटाया। मैंने कश्मीर के लोगों को समझाया कि इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता, इन्होंने तो कश्मीर को लूट के खा लिया। कश्मीर के लिए इतना रुपया दिल्ली से आया है, वो तुम्हारे हाथ नहीं लगा। तुम्हारे लड़कों को तो ये मरवाते हैं और अपनों को लंदन भेज देते हैं पढ़ने के लिए। तो बात लोगों के समझ में आ गई थी। और मैंने ये भी कहा कि मैं ये जो टेररिस्ट हैं इनको इनवाइट करता हूँ, ये आएँ राजभवन में मेरे साथ खाना खाएं, और मैं इनको सेफ पैसेज की गारंटी देता हूँ। मुझे ये समझा दें कि 200 लड़के दुनिया की दूसरे नंबर की फ़ौज से लड़के क्या हासिल कर सकते हैं। कुछ हासिल नहीं होगा। मैंने कहा जो हासिल होगा वो बातचीत से होगा। वो बात उनकी समझ में आ गई थी। तो जिस दिन 370 हटाने का फैसला हुआ, अगले दिन सुबह मुझे चिट्ठी भेजनी थी अमित शाह साहब को, चूँकि वहाँ या तो असेंबली हो तो वो भेजती है, और नहीं तो जो गवर्नर होता है वो लिख के भेजता है। तो वो चिट्ठी भेजनी थी। मैंने चीफ सेक्रेटरी को शाम को बुला के बताया कि सुबह ये चिट्ठी भेजनी है। उसने कहा साहब ये तो 1000 आदमी मारना पड़ेगा। मैं कहा क्यों मारना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि यहाँ तो रिवाज है, यहाँ तो बुरहान वानी मरा तो 150 लोग मरे थे, लोग थानों पे चढ़ जाएंगे, लोग हथियार लूट लेंगे। मैं कहा कुछ नहीं होने का, आप ये चिट्ठी भिजवा दो सवेरे। वो चिट्ठी गई, शाम होते होते राज्यसभा में पास करा दिया अमित शाह साहब ने,
और चिड़िया नहीं बोली, कुत्ता नहीं भौंका, और आज भी इनकी हिम्मत नहीं है कि 370 पे कुछ करें। मैं वहाँ से चूँकि बहुत सारी बातें हैं कश्मीर की, इससे अलग ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं वापस आता हूँ अपने जो किसानों के मसले हैं उन पे। इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा परेशान किसान और नौजवान है। नौजवान को रोज़गार नहीं है और किसान को फसल का दाम नहीं मिलता। किसान जितनी चीज़ें पैदा करता है उनके दाम हर साल कम होते हैं, और जितनी चीज़ें खरीदता है उनके दाम बढ़ जाते हैं, और नतीजतन उसकी खरीदने की ताकत हर साल कम हो जाती है। मैं कॉलेज में पढ़ता था, शाम को हॉस्टल में खाना खा के हम टहलने निकलते थे, तो एक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान में एक कव्वाल कव्वाली गाता था। मैं उसको सुनने के लिए अक्सर खड़ा हो जाता था। तो उसका एक शेर था जो मुझे लगता है कि ये किसानों ही के लिए है। वो गाता था कि खंजर पे कोई छींट, ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो भारत के किसानों का इतनी खूबसूरती से कत्ल होता है कि उसे पता ही नहीं चलता। मैं पंजाब में एक मीटिंग में एक बार गया, और मैंने जब किसानों को ये समझाया कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो एक बुज़ुर्ग ने कहा कि बताओ मत, हम तो इसी में उथल पुथल हो रहे हैं। अगर हमें ये पता चल गया कि हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो इस हालत में किसान थे, तो वो अपना जो ये जिसको कहते हैं एमएसपी का सवाल लेके दिल्ली के बॉर्डर पे बैठ गए थे। उस आंदोलन का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि उसमें गैर सिख और सिख किसान पहली बार एक हो गए। पहली बार इनमें एकता आ गई और एक दूसरे को समझ गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गया इस सिलसिले में। मैंने उन्हें कहा, साहब ये इतने दिनों से पड़े हैं और इनको आप सिर्फ किसान मत समझना, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और वहाँ ना कोई बाथरूम है, ना नहाने का है, ना धोने का है, तो इनको कुछ ले दे के निपटा दो। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाएंगे नहीं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये आपसे पहले नहीं जाने वाले। आपने गलत लोगों को छेड़ लिया है। सिखों के तो सम्मानीय गुरुजी ने 4 बच्चे अपने मरवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया था। ये तो अपनी बात के इतने धनी हैं कि यहाँ डटेंगे। आप कुछ ले दे के, एक तो 2 काम मत करना, इनके ऊपर बल प्रयोग मत करना, और दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। खैर उस वक्त तो वो बात उनकी समझ में नहीं आई, थोड़ा देर से आई लेकिन आ गई, और ये किसान कानून वापस हो गए। अब ये जो रह गया है जिसको एमएसपी कहते हैं, ये हमारी जान है, इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। हम जितनी फसलें पैदा करते हैं उनका अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमको नहीं मिलेगा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये आज की बात नहीं है। फसल के दाम की लड़ाई चौधरी छोटू राम शुरू करके गए थे। वो एक बार गवर्नर अंग्रेज़ वायसराय से मिलने आए, तो वायसराय ने कहा कि चौधरी साहब दूसरी बड़ी लड़ाई चल रही है, मुझे गेहूं की ज़रूरत होगी। चौधरी साहब ने कहा मैं कार से आया हूं लाहौर से, बहुत अच्छा गेहूं खड़ा है, जितना चाहिए दे दूंगा। उस पे उसने कहा कि मैं 3 रुपये मन पे गेहूं लूँगा। चौधरी छोटू राम ने कहा कि गेहूं तो कितना ही ले लेना, लेकिन दाम तू नहीं तय करेगा, दाम मैं तय करूंगा, और 7 रुपये मन से 1 आना कम पे नहीं दूंगा। खैर और ज़्यादा उसने कहा कि मैं फ़ौज भेज के उठवा लूँगा। तो छोटू राम जी ने कहा उठवा लेना, मैं जा रहा हूँ, किसानों को कहता जाऊँगा खेत में खड़ा जला देंगे लेकिन तुझे एक दाना नहीं देंगे। इसके बाद
उन्होंने वहाँ के पंजाब के जो इनके चीफ मिनिस्टर थे सर सिकंदर हयात खां, उनको बुलाया और बुला के कहा कि भाई तुम्हारा तो मिनिस्टर बड़ा अनाड़ी ऐसे ऐसे कह गया। तो उसने कहा साहब कह नहीं गया, अगर उसने किसानों को कह दिया तो सारा गंदम खेत में खड़ा जल जाएगा। तो उस दिन से ये लड़ाई रुकी हुई है कि दाम वायसराय तय करेगा कि किसान तय करेगा। हम एमएसपी इसलिए चाहते हैं कि ये दाम हम तय करें, वायसराय न तय करें। और ये जब तक नहीं बात बनेगी तब तक हमारी लड़ाई, धरना भले ही उठ गया हो, लड़ाई ख़त्म नहीं होगी। हम इसको दोबारा शुरू करेंगे और आखिर तक लड़ेंगे। इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन किसानों का पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ जैसा ये आंदोलन हुआ था। पर इसके बावजूद 700 किसान मरे हैं, 700। चिड़ी कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से शोक संदेश जाता है उसके लिए भी, लेकिन 700 किसान मर गए। दिल्ली वालों ने उनके लिए कुछ नहीं कहा और कुछ नहीं किया। तो ये घाव लेके हम कब तक जिएंगे? हम लड़ेंगे और अपने शहीदों का बदला लेंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाइए। आपस में जो फूट है, एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हो छोटी छोटी चीज़ों पे, उस पे मिट्टी डालना और किसानों के सवाल पे इकट्ठा रहना। दूसरी चीज़ मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ बहनें काफ़ी आई हैं, हम तो इनको पैदा भी नहीं होने देना चाहते लड़कियों को। हमारा बस चले तो ये पैदा भी नहीं हो, लेकिन जब ये पैदा होती हैं तो ये बहुत दूर तक जाती हैं। मैं गवर्नर था बिहार में, फिर उड़ीसा में, फिर कश्मीर में, फिर अब मेघालय में हूँ, तो सब जगह मुझको उसके लिए बुलाया जाता है कॉन्वोकेशन के लिए। उसमें जब मैं जाता हूँ तो पता चलता है कि 29 स्वर्ण पदक हैं, 29 में 20 लड़कियों के हैं और 9 लड़कों के हैं, ये नंबर रहता है। तो मैंने एक जगह लड़कों को कहा कि भाई कुछ शर्म कर लो, तुम तो रोटी भी नहीं बनाना जानते। सारे तो मेडल ये ला रही हैं, कुश्ती का ये ला रही हैं, कबड्डी का ये ला रही हैं और बॉक्सिंग का ये ला रही हैं, टेनिस का ये ला रही हैं, तुम क्या कर रहे हो? तो उनकी समझ में ये बात अभी नहीं आई है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। अब वो तो छोटी सी उम्र में नशे की तरफ चल पड़ते हैं और बर्बाद हो। यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, यहाँ और पंजाब में। मैं कहना चाहूँगा बुज़ुर्गों से कि शाम को बेटी से तो पूछते हो कहाँ से आई है, लड़के से नहीं पूछते कहाँ से आया है। उसको सख्ती के साथ इस नशे की बीमारी से निकालिए, नहीं तो बर्बाद, पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बच्चियाँ हैं, इनको ना तो दहेज ताकत देगा, ना इनकी ससुराल ताकत देगी। इनका एम्पावरमेंट सिर्फ और सिर्फ तालीम करती है। अमेरिका की एक फॉरेन सेक्रेटरी थी जिसका नाम था कोंडालीजा राइस, देखने में बहुत साधारण, लेकिन पढ़ाई की वजह से वो बन गई वहाँ की फॉरेन सेक्रेटरी। तो लीबिया का जो तानाशाह था गद्दाफी, जब वो मारा गया तो बागी लोग उसके दफ्तर में घुस गए और उनको एक डायरी मिलती है। उस डायरी में गद्दाफी ने लिखा कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब मैं देखता हूँ कि लिटिल कोंडी यानी छोटी सी कोंडालीजा राइस अरब शेखों को धमका रही है। तो तालीम थी जिसने उसको ये ताकत दी थी कि वो अरब शेखों को धमका रही थी, चूँकि वो अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी थी। तो इसी तरह से तालीम है जो आपको और हमारी बच्चियों को ये ताकत देगी कि वो बड़े से बड़े लोगों को धमका सके। राजस्थान में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो लोग हमारे दूल्हे को भी नहीं घोड़ी पे चढ़ने देते थे, वो हमारी बच्चियों को सलाम करते हैं, चूँकि वो कलेक्टर होकर चली जाती हैं।
तो इनको तालीम दीजिए और तालीम पे जोर दीजिए, संस्थाओं की मदद करिए। सबसे बड़ा सशक्तिकरण यही है। दूसरे, जो दहेज प्रथा है, नशा है, इन सब से पिंड छुड़ाइए। एक मेरे यहाँ तो ऐसा हो गया है, और हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी में, कि बूढ़ा मर जाएगा तो 40 गांव की चिट्ठी फाड़ेंगे। भाई क्या हो गया? 40 गांव को खाना खिला के तुम्हारा बुढ़ा सूरजमल हो जाएगा? वो बर्बाद हो जाएगा जिसका बुढ़ा मरा है, लेकिन 40 गांव खाना खिलवाते हैं। तो ये इन चीज़ों से छूटिए, दहेज से छूटिए। और ये जो बड़े बड़े घर, यहाँ भी मुझे किसी ने बताया खेती बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन 2 आदमी हैं और घर बना रखा पूरे 1 एकड़ में। मैं गवर्नर बनने से पहले MP रह लिया था, MLA रह लिया था, मिनिस्टर रह लिया था, लेकिन दिल्ली में 1.5 कमरे के मकान में रहता था। ये मकान कुछ नहीं जोड़ता आप में। मकान के बाद यही होता है कि आपके ED पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पहुंच जाएगा। ये पैसा अपने बच्चों की तालीम पे खर्चा करिए, बच्चियों की तालीम पे खर्चा करिए और उनको आगे बढ़ाइए। मैं इसमें बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। दूसरी बात मैं एक कहना चाहता हूँ कि जो हमारा सिख समाज है, ये भारत का गौरव है, ये हिंदुस्तान की पाग है, पगड़ी है। मैं जब ये लाल किले पे लड़के चढ़ गए थे और उनके खिलाफ मुकदमे हुए 26 जनवरी को और उनको देशद्रोही कहा गया, तो मैंने किसान संगठन, किसान संघर्ष समिति वालों को कहा कि तुम डूब मरो, तुमसे जवाब नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता तो मैं बताता हूँ। लाल किले पे उन्होंने वहाँ झंडा नहीं फहराया था जहाँ प्रधानमंत्री फहराते हैं, वहाँ तो वही झंडा था जो प्रधानमंत्री ने फहराया था। ये तो निशान साहब था जो एक अलग उसके ऊपर फहरा दिया था। पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, और ये सबसे पूछना चाहता हूँ कि जिनके गुरु लाल किले के दरवाजे पे जिनका सर काटा गया हो गुरु तेग बहादुर का, उसकी औलाद को भी ये हक नहीं है कि वो लाल किले पे झंडा फहराए। अगर वहाँ झंडा फहराने का किसी को हक है तो वो सिख नौजवानों को है। उसके बाद भी आपके जस्सा सिंह आलूवालिया तो घुस गए थे लाल किले में, जाके सिंहासन पे बैठ गए थे और बादशाह रो रहा था, अंदर जनाने में चला गया था और पूछवा रहा था साहब क्या करूं। तो चाहते तो वहीं रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने बहुत पाप किए हैं, मेरे गुरुद्वारों की मरम्मत का खर्चा दो, ये दो वो दो, और मैं जा रहा हूँ, मुझे राज नहीं करना, मैं तो ये बताने आया था कि तुमको जब चाहूँ हटा सकता हूँ। तो ये सिख कौम इतनी ताकतवर है और इतनी ताकतवर थी कि उसके बच्चों को लाल किले पे जाने का हक है। यही हमारा हाल है। हमारी बिरादरी में चौधरी चरण सिंह जी हुए, उनको मैं जब वो लोकदल बना तो मैं और बागड़ी जी गए चौधरी देवीलाल जी के यहाँ, उनसे हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। मैंने कहा चौधरी साहब आप चरण सिंह जी के साथ आओ, तो चौधरी साहब ने कहा अरे छोड़ो क्या पार्टी है तुम्हारी। चले गए हम। इसी बीच भिवानी में एक माँ और बेटे को, ठाकुर थे वो लड़का और उसकी माँ, उनको नग्न करके एक कोठरी में पुलिस ने बंद कर दिया। हमने चौधरी साहब से कहा कि हम इसके खिलाफ एक बड़ी मीटिंग करेंगे, आप आइए। उन्होंने सहमति दे दी। बंसीलाल जी ने बयान दिया कि अगर वो आए तो मैंने जेलें पुतवा रखी हैं और मैं उठा के बंद कर दूंगा। खैर हम गए, 50,000 का मजमा उसमें था, 10,000 पुलिस थी और 50,000 आदमी थे। मैंने बागड़ी जी को कहा कि स्टेज पे चलिए और सबसे पहले मुझे आप माइक दे दीजिए। मैं तभी MLA चुना गया था बागपत से। मैंने कहा कि जो आए थे लोग, मैं कहा देखो एक बात सुनो, तुम इससे डर रहे हो जो बिना मिसेस गांधी की तरफ देखे पेशाब करने नहीं जाता है।
हम उसको लेके आए हैं जिसने जवाहरलाल का हाथ पकड़ लिया था कि मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं होने दूंगा, किसानों की ज़मीन नहीं जाने दूंगा, जिसका नाम चरण सिंह है। हमारा साथ दे दो, हम 6 महीने में उसको लाल किले पे चढ़ा देंगे। आप यकीन करिए, पूरी भीड़ स्टेज के पास जय जयकार करती हुई चली आई और चौधरी साहब ने मेरे कान में कहा कि बेटा कुछ मत करो, पूरे हरियाणा में ये लाल किले वाला बोलते चले जाओ, तुम्हारी पार्टी बन जाएगी। और हमने वही किया और साल भर बाद वो लाल किले पे चढ़ भी गए। तो लाल किले पे चढ़ने का हमारा हक है, सिख भाइयों का हक है, किसानों का हक है, नरेंद्र मोदी जी का तो प्रधानमंत्री होने के नाते हक है, वैसे नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको अपने समाज के बलिदान याद रखने हैं, उनकी जो महानता और बड़प्पन है उसको याद रखना है, उसको लोगों तक फैलाना है और उसके आधार पे हमको आगे बढ़ना है। मैं ये जो न्यूनतम समर्थक मूल्य है, ये जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में पास हुआ था नागपुर अधिवेशन में, और इसमें ये हुआ था कि इससे कम जब दाम गिरेगा तो सरकार दखल करेगी और उसमें सरकार खरीद करेगी। लेकिन आज तो दिल्ली में ये भी देने का इरादा नहीं है, और कारण ये है कि प्रधानमंत्री के एक दोस्त हैं अडानी, उसने 500 एकड़ में गोदाम बना लिए हैं पानीपत ज़िले में। वो सस्ता खरीदेगा और महंगा बेचेगा, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा हुआ तो अडानी के गोदाम जल जाएंगे। जैसे पंजाब में अंबानी के खंबे जल गए, ऐसे अडानी के गोदाम जल जाएंगे। लेकिन किसानों को फसल का दाम देना पड़ेगा और मैं श्योर हूँ कि ये देंगे, इसके बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन एक झटका अगर लगाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहिएगा। एक झटका और लगाना पड़ सकता है दिल्ली में। और कल आप अखबार में पढ़ते होंगे, प्रधानमंत्री जी बड़ी शान से कहते हैं कि हम सारी दुनिया को गेहूं दे सकते हैं। अरे भाई, गेहूं तो दे सकते हो, पर तुम्हारे पिताजी का है गेहूं। गेहूं जिन्होंने पैदा किया है उनको तो तुम दाम नहीं दे रहे हो, और सारी दुनिया में तुम गेहूं भेज सकते हो। जिसने पैदा किया है उसे पहले दाम दे दो, फिर कहीं भेजो। तो जब तक फसल का दाम नहीं मिलेगा हमारी लड़ाई खत्म। हमारा धरना उठा है, सिर्फ लड़ाई खत्म नहीं हुई है। लड़ाई वहीं की वहीं है जहां थी। और मैं पंजाब के लोगों से ख़ास तौर से कहूँगा कि आप हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, हमारे यहाँ चुनाव के नतीजे को देख के डिमोरलाइज मत हो जाइएगा। एक एक गांव में इनके मंत्री कई कई किलोमीटर दौड़ाए हैं लोगों ने। ये तो मायावती ने सौदा करके अपना वोट ट्रांसफ़र करा दिया और ये जीत गए, वरना ये जीतते भी नहीं। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि एकता रखिए, एक दूसरे का साथ दीजिए और तय कर लीजिए कि जब तक हमारी मांगें मानी नहीं जाती हम इस आंदोलन को ख़त्म नहीं करेंगे। आंदोलन चालू है, सिर्फ उठा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो बहुत लंबा में हो गया और इतना लंबा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर दोहराऊं कि इतना बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है जैसा किसानों ने वहाँ करके दिखाया है। और अब तो मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिलने गया, जो मुझे नहीं बताना चाहिए पर मैं बता ही देता हूँ, तो मैंने उनको कहा कि साहब इनको किसी तरह ले दे के निपटा दें। कहने लगे यार चले जाएंगे उठ के। मैं कहा साहब ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, ये आपसे पहले नहीं जाने वाले हैं। आप इनको जानते नहीं हो, मैं जानता हूँ। ये वो हैं जिनके गुरुओं ने अपने बच्चों के सर कटा दिए थे पर समझौता नहीं किया था। तो इनसे कुछ बातचीत करके इसको निपटा लीजिए। और इसके अलावा ये जो हमारे वाले हैं चौधरी लोग बागपत बड़ौत के, ये तो अंग्रेज से नहीं डरे
गुरु महाराज मुगलों से नहीं डरे, तो इनको क्या डराते हो? ये नहीं डरेंगे, ये लड़ेंगे और इनसे लड़िए मत। मैंने कहा कि आप दो काम मत करना, इन पे बल प्रयोग मत करना और इनको खाली हाथ मत भेजना, कुछ ना कुछ दे के टरका दो, टला दो, तो उसी में आपकी खैरियत है। खैर वो बात उनकी समझ में उस वक्त नहीं आई, जो बाद में आई। अब तो वो आजकल तो गुरुद्वारों में भी जाते हैं। एक शेर है खुमार बाराबंकी का कि मैं कयामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। अब तो मोदी जी गुरुद्वारों में जाने लगे हैं। वजह वही है जो मैंने उन्हें समझाई कि ये छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं। मैं उन्हें बताया कि जब मिसेस गांधी ने अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उन्होंने अपने फार्म हाउस पे एक यज्ञ करवाया जिसको महामृत्युंजय का यज्ञ बोलते हैं। तो अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उनके भतीजे थे। अरुण नेहरू ने मिसेस गांधी से कहा कि फूफी आप तो ये सब नहीं मानती थी। तो उसने कहा बेटे तुम्हें पता नहीं है, इनके स्वर्ण मंदिर को जिसने छुआ है वो धरती पे नहीं है, उसको छोड़ते नहीं है, ये मुझे मारेंगे। उनको अंदाज़ा था और वो हुआ। जनरल वैद्य मारा गया। जलियांवाले बाग में जिसने गोली चलाई थी वो जनरल डायर मारा गया। तो इनसे बचने वाला कोई नहीं है, ये उनकी समझ में आ गया। तब ये कानून वापस हुए। अब ये एमएसपी वाला है, इसको भी हम ये एमएसपी की जो बीमारी है मेरी पैदा की हुई। मैं बीजेपी का घोषणा पत्र लिख रहा था 3 साल पहले, तो उसमें मैंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट मानी जाए ये लिख दिया। और लिख के मैंने राजस्थान के हमारे एक नेता थे जो अब नहीं रहे, सांवरलाल जाट थे, उन्हें मैंने कहा कि साहब मैं ये लिख रहा हूँ और इसको ये बीजेपी वाले मानेंगे नहीं। तो उसने कहा मालिक साहब ये कलम रोज़ नहीं मिलती है, आज आपको मिली हुई है, आप लिख दो, मनवा तो हमारे लोग लेंगे सड़कों पे बैठ के। और वही हुआ। उसके बाद देश में जहाँ भी कोई किसान आंदोलन हुआ, हर किसान आंदोलन में ये मांग हुई कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करी जाए। इसी तरह से ये एमएसपी वाली बात भी लोग करा लेंगे, मुझे कोई शुबा नहीं है। पर आप तैयार रहिए कि इसके लिए लड़ना पड़ सकता है, ये हमारी लड़ाई का मूल आधार है। तो मैं बहुत समय ले लिया आप लोगों का, यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो अभी रिटायर हो जाऊँगा अक्टूबर में। उसके बाद मैं पूरे देश में घूमूंगा और यही कहता हुआ घूमूंगा कि खड़े हो जाओ। और ये आज की लड़ाई नहीं है, ये तो भगत सिंह के चाचा की छेड़ी हुई, जिसने मंडी में गाया था खड़े होके कि पगड़ी संभाल जट्टा तेरा लुट गया माल रे। तो वो लड़ाई अधूरी है अभी, इसको हम लड़ेंगे और कामयाबी की हद तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी, इस वक्त कटाई का वक्त था, मैं तो उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि लोग आएंगे, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा इन बहनों का, इन्होंने बहुत मेहनत की है। जब एक लड़का पढ़ता है तो वो अकेला लड़का पढ़ता है, जब एक लड़की पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है। इनका साथ मिल जाए तो पूरे परिवार का साथ मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि इनका साथ हमें मिलेगा और ये अपने घर वालों को धकेल के आंदोलन में भेज देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।